नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। घर में चारों ओर शांति फैली हुई थी। ऊपर टंगे हुए फैन की घरघर उस शांति को भंग कर रही थी। द्वारकानाथ और उनके दोस्त शंकर एक दूसरे को ताक रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मानो जैसे उनकी विचारक क्षमता की बर्फ जमी हो। घर के सारे लोग शादी की खरीदी के लिए दूसरे शहर गए थे। घर में सिर्फ द्वारकानाथ और शंकर ही थे। द्वारकानाथ के बड़े भाई कैलाशनाथ की बेटी की शादी तय हो चुकी थी। घर में शादी का माहौल था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सुख की रंगोली सजाई हो वहाँ कुदरत एक दुख की लकीर खींच ही देता है। शंकर बड़े देर से सोचने के बाद द्वारकानाथ के पास आया और बोला, अब हम इस कमरे को कल दोपहर तक बंद करवाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। द्वारकानाथ आंसू की घूंट पीकर कहने लगे, शंकर, ये कैसे हो सकता है? और भैया मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। शंकर ने कहा, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन कुछ अच्छा होने के लिए कुछ गलत फैसले भी लेने पड़ते हैं। उठो। द्वारकानाथ और शंकर बाहर आए। उन्होंने वो कमरा ताले से बंद करवाया। वैसे तो वो कमरा घर की तीसरी मंजिल पर था। अगर रिश्तेदार भी आए तो वे दूसरी मंजिल तक ही रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि ऐसा क्या हो गया था? द्वारकानाथ को ऐसी कौन सी बात घर वालों से छुपानी थी जो इस कमरे में बंद की थी? द्वारकानाथ और कैलाशनाथ दोनों भाई सोनपुरा गांव के रहने वाले। वो अपनी माँ आनंदीबाई के साथ रहते थे। कैलाशनाथ व्यापारी थे तो द्वारकानाथ कॉलेज में हिंदी विषय के प्राध्यापक थे। लेकिन द्वारकानाथ ने शादी नहीं की थी। इसका कारण ऐसा था कि कैलाशनाथ को जब जुड़वा बच्चे हो गए थे, एक समर और संयोगिता, तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। अगर इस घर में दूसरी औरत आई तो इन बच्चों को माँ का प्यार मिले न मिले, इस संदेह के चलते कैलाशनाथ ने दूसरी शादी नहीं की और द्वारकानाथ भी कुंवारे रहे। ये दोनों भाई और उनकी माँ आनंदीबाई इन दो बच्चों का बहुत ख्याल रखते। उनको खाना देना, उनके साथ खेलना, पढ़ाई करना, इस काम में कैसे दिन चला जाता समझ में नहीं आता। संयोगिता को पापा कैलाशनाथ से ही चोटी बंधवाना अच्छा लगता। चाचा जी मतलब द्वारकानाथ समर और संयोगिता को स्कूटर पे बिठा के स्कूल छोड़ते। आनंदीबाई उनको राजाओं और देवताओं की कहानी सुनवाती। अब बच्चे बड़े हो गए। 20 साल ऐसे गुजरे जैसे एक चुटकी बजाकर छूमंतर हुआ हो। संयोगिता और समर की ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। समर को आगे पढ़ना था, इसलिए उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन आनंदीबाई को अपनी पोती की बहुत चिंता थी, तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा दिन रह पाऊंगी। समर का तो ठीक है, लेकिन संयोगिता की शादी मेरे जीते जी होनी चाहिए। बिना माँ की बेटी, उसे कोई प्यार करने वाला परिवार मिले तो मैं अपना जीवन गंगा में अर्पण करूं। द्वारकानाथ और कैलाशनाथ ने सभी मित्रजन, रिश्तेदारों, परिचित लोगों को संयोगिता की पत्रिका दी। दिन रात इसी इंतजार में बैठते कि कहीं से तो चिट्ठी आए कि हमें लड़की पसंद है। लेकिन पता नहीं लड़के वालों को क्या होता। कभी लड़के को लड़की पसंद नहीं आती, कभी लड़के की माँ को, कभी बहन को, और अगर कभी पसंद आ भी गई तो कुंडलियां नहीं मिलती। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सब ताने देने लगे। अगर इस लड़की की माँ होती तो अब तक इसकी शादी हो चुकी होती। आनंदीबाई की तबीयत ये ताने सुनकर दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। आंखें इतनी अंदर गई थी कि मानो वहाँ गड्ढा पड़ गया हो। एक दिन आनंदीबाई सीढ़ियों से उतरते उतरते गिर गई। डॉक्टर ने उनको पूरा टाइम बेड रेस्ट के लिए बोला। द्वारकानाथ के मित्र शंकर वही डॉक्टर थे। डॉक्टर शंकर ने द्वारकानाथ को घर छुड़वाने के लिए बोला। डॉक्टर शंकर और द्वारकानाथ स्कूटर से जा रहे थे। तभी डॉक्टर शंकर ने कहा, द्वारकानाथ एक बात बोलूं, ये बहुत कड़वा है, लेकिन तुम्हें बात को समझना चाहिए। द्वारकानाथ लंबी सांस लेते हुए बोले, कहो, जो कहना है वो कहो, मैं सुनने और समझने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर शंकर ने कहा, माँ के अब ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, घर में दूसरी कोई औरत भी नहीं, संयोगिता की जल्द ही शादी करवाओ। बोलते बोलते वो घर तक पहुँचे। स्कूटर का स्टैंड लगाते हुए द्वारकानाथ बोले, हमने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन कहीं बात ही नहीं जम रही। इस बात पर डॉक्टर शंकर ने कहा, मेरी नजर में एक लड़का है, लेकिन तुम्हें अच्छा लगे या नहीं इसलिए कई दिन बोल न पाया हूँ। द्वारकानाथ बड़ी उत्सुकता से बोले, कौन है लड़का, क्या करता है वो? डॉक्टर शंकर ने कहा, मेरा बेटा युवराज। अभी तक तो वो डॉक्टर की शिक्षा ले रहा है, लेकिन मुझे आनंद होगा। संयोगिता हमारे घर की बहू
बहू बने तो। हालांकि दोनों एक ही उम्र के हैं। द्वारकानाथ फूला न समाया। अगल में छोरा और बगल में टिंडोरा। मुझे ये बात मंजूर है, लेकिन भाभी, अरे तुम्हारे भाभी का तो ही सुझाव है, डॉक्टर शंकर बोले। इस बात पर आनंदीबाई, कैलाशनाथ सभी खुश हुए। आनंदीबाई ने तो बेड पर बैठते बैठते ही शादी की लिस्ट बनवाई। बेटों को कहा, कोई भी कसर मत छोड़ना मेरी लाडली के लिए। युवराज और संयोगिता की कल शादी थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन दूल्हा और दुल्हन के सेम कलर के शादी के कपड़े अभी तक नहीं मिले थे। संयोगिता, समर, कैलाशनाथ और घर में आए 2-4 रिश्तेदार उसी को लेने दूसरे शहर गए थे। द्वारकानाथ घर में इधर उधर की काम में लगा था। इतने में ऊपर से ग्लास गिरने की आवाज आई। द्वारकानाथ भागते भागते ऊपर गया। माँ के कमरे में गया तो माँ की सांसें फूल रही थी, उनको पसीना छूट रहा था। द्वारकानाथ ने फैन लगाया, बोतल में रखा पानी पिलाया, लेकिन माँ को हैरत नहीं मिल रही थी। माँ ने सांस फूलते फूलते ही द्वारकानाथ को बोला, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी लाडली की कल ही शादी होनी है, यही मेरे आखिरी इच्छा है। द्वारकानाथ ने डॉक्टर शंकर को फोन लगाया। डॉक्टर शंकर घर पर आए। द्वारकानाथ शंकर को लेने नीचे गए। उसने डॉक्टर शंकर को सारी बात बताई। वो दोनों ऊपर आए तो कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें खुली थी, उनकी सांसें ठहरी हुई थी। डॉक्टर शंकर उनके पास गए। उन्होंने माँ की सांस चेक की, नस चेक की। डॉक्टर शंकर ने माँ की आंखें हाथ से बंद की और डॉक्टर द्वारकानाथ की ओर देखा। द्वारकानाथ को जो समझना था वो समझ गया। वो ऐसे खड़े रहे थे जैसे उनके दिल पर किसी ने जोरों से कीले ठोके हों। डॉक्टर शंकर और द्वारकानाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी सोच विचार के बाद डॉक्टर शंकर ने द्वारकानाथ को सुझाव दिया, द्वारका, मुझे पता है तुम किस बात से गुजर रहे हो। अगर माँ की आखिरी इच्छा है तो हमें इस बात को छुपाकर ये कार्य पूर्ण करना चाहिए। आखिर संयोगिता तो मेरे ही घर आने वाली है। कल दोपहर का मुहूर्त है। कल तक किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं सबको बोलता हूँ कि माँ को बाहर का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए उनके पास कोई न जाए, कोई भी नहीं। मित्र, ये रहस्य कल तक हम दोनों के बीच रहना चाहिए, फिर वो कितनी भी हमें तकलीफ देता हो। द्वारकानाथ डॉक्टर के गले पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। कल का दिन आ गया। एक रास्ते से संयोगिता फूलों से सजे लाल गाड़ी में बैठकर अपने जीवन साथी के साथ चल पड़ी और इधर दूसरे रास्ते से सफेद कपड़ों में लपेटे दादी माँ आनंदीबाई कैलाश धाम चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।